गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए जल्दी से अपने वीडियोस ऑन करिए सब बच्चे, जल्दी से। ओके बच्चों, तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने दो अपनी टेक्निक्स की थी और दो अपने प्रिंसिपल्स किए थे। आज कोशिश करेंगे कि हम अपने सारे के सारी टेक्निक खत्म कर दें, जिससे कि कल हम अपना प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल शुरू कर पाए। जिन बच्चों ने होमवर्क भेजा है अपना, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम वेरी हैप्पी। देखो, अब ये अगर मैं ये मान के चलूं कि आप लोगों ने अपना होमवर्क खुद किया है और कॉपी नहीं किया, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है, कहीं कोई कमी नहीं है, बिल्कुल और मतलब बिल्कुल वैसा ही लिखा है जैसा आपके नोट्स में है। तो मैं आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने याद करके लिखा है। तो प्लीज होमवर्क को सीरियसली लीजिए, अदरवाइज आप ही का नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं। ओके बच्चों, तो हमने कल लास्ट क्लास में हमने की थी मेथड स्टडी और हमने किया था फैटिग स्टडी। आगे बढ़ते हैं, उस पर टाइम नहीं लगा रहे, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम सबसे पहले आज अपनी टेक्निक करेंगे जिसका नाम है मोशन स्टडी। अ वेरी गुड टेक्निक, और ये हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है। हम भी हम मतलब हम भी इस चीज को अपनी लाइफ में देखते हैं। देखो बच्चों, अभी कुछ नहीं, नोट्स वगैरह ओपन नहीं करने, बिल्कुल बंद रखिए। मोशन स्टडी का मतलब क्या हुआ, मोशन वर्ड का क्या मतलब हुआ? मोशन वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, किसी चीज की movement। अब अगर हम सोचे थोड़ा सा, अगर हम प्रैक्टिकली सोचे किसी भी काम को करने, चाहे वो काम हो पढ़ना, ठीक है, चाहे वो काम करना हो कुकिंग हो, चाहे वो कहीं घूमने जाना हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बनाना हो, चाहे वो कुछ हो, अभी घर पे है, मेड्स वेड्स नहीं है, सब लॉकडाउन में हो, तो पता चाहे चाहे वो बीवी ने पति को बोल दिया जाके बर्तन मांजो, जाके सब सब्जी बनाओ, चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई भी काम हो, किसी भी काम को करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 से 3 मूवमेंट लगती है, होती है, जिससे आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, किसी भी काम को टालना चाहे तो हमसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। हम काम को टालते रहते और इतने बेकार की मूवमेंट्स करते रहते हैं, जिससे काम तो थोड़ा सा होता है और बेकार का टाइम ज्यादा वेस्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल आपका लेता हूँ, आप बैठे हो, लॉकडाउन हुआ है, सब अपने बिस्तरों में पसले पड़े हो, कोई कोई वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे देख रहा है, कोई अमेज़न पे देख रहा है, कोई एमएक्स पे देख रहा है, कहीं देख रहा है। अब मम्मी ने गलती से बोल दिया, बेटा पढ़ना पढ़ ले, थोड़ा सा तो पढ़ ले। तो अब होएगा क्या? उठे। अच्छा, पढ़ने के लिए होना क्या चाहिए? आपको उठना है, अपनी शेल्फ पे जाना है, वहां से बुक लेके आनी है, स्टडी टेबल पे बैठना है और पढ़ना है। तो कितनी मूवमेंट्स हुई? 3 मूवमेंट, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम जब बड़े होशियार हैं, हम उठेंगे पहले तो, उठने में आ ऊ करके उठेंगे। चलो उठ गए किसी तरीके से, फिर आप चले गए शेल्फ पे, पढ़ना था आज, मन था आज अकाउंट्स पढ़ने का, पहले इंग्लिश की बुक ले आएंगे, पता है इंग्लिश की निकाल रहे हो, ले आए इंग्लिश की बुक, आके बैठ गए, अभी किताब खोली भी नहीं, मम्मी जरा वॉशरूम चला जाता हूँ, चलो वॉशरूम हुआ है, फिर वहां से आए, फिर जरा मैगी बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ये हुआ, फिर बुक खोली, अरे बुक खोलते में, ओ ये क्या लिया है, उठे, ये तो मेरे को तो इको की बुक लानी थी, फिर उठे, फिर गए, फिर वहां से बुक लेके आ रहे, इतने में थक गया, मम्मी 5 मिनट की ब्रेक ले लेता हूँ, ये हो गया, मतलब बिना बात के टाइम। तो अगर हम क्लोजली देखें, हमने कितनी मूवमेंट्स बेकार की, बहुत सारी मूवमेंट्स बेकार की, यही चीज वर्कर्स भी करते हैं। वर्कर्स भी तो इंसान है, आप जैसे मेरे जैसे इंसान है, वर्कर्स को काम करना है, तो वो क्या कहते हैं, बिना बात की मूवमेंट्स करता रहेगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा, वहां से वहां चला जाएगा, इस वर्क स्टेशन से उस वर्क स्टेशन पे चला जाएगा, उस वर्क स्टेशन से इस वर्क स्टेशन पे चला जाएगा, बिल्कुल बेकार का टाइम वेस्ट। तो टेलर क्या करता था, टेलर बहुत बढ़िया ऑब्जर्वर था। टेलर का, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, फैक्ट्री में क्या काम था आपको पता है? फैक्ट्री में क्या काम था टेलर का? टेलर का ये काम था कि जो काम हो रहा है उसको और ज्यादा एफिशिएंटली और प्रोडक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। तो टेलर को क्या टास्क दिया था, टेलर सुबह से शाम तक सारे वर्कर्स को ऑब्जर्व करता था, अच्छा ये वर्कर, अच्छा ये वर्कर, अच्छा इसका, और उसका नोट करता था कि इस बंदे ने आज इतनी मूवमेंट्स यहाँ से यहाँ की, इसने आज यहाँ से यहाँ इतनी मूवमेंट्स की, इसको इतना टाइम लगा, ये वो नोट करता था। सर क्यों करता था? पागल है क्या? टाइम वेस्ट कर, मतलब वो भी टाइम वेस्ट करता था? नहीं, वो क्या करता था, शाम को जब छुट्टी हो जाती थी, वर्कर्स की क्लास लेता। जैसे एक वर्कर को बुलाया, मिस्टर एक्स, उसको बुलाया, उसको कहा सर आज आप वर्क स्टेशन 1 से वर्क स्टेशन 10 तक गए थे? हाँ जी सर गया था। एक बार आपको वर्क स्टेशन 1 से वर्क स्टेशन 10 पे जाने में कितनी देर लगी थी? उसने बोला सर 1-2 मिनट। तो उसने कहा नहीं, स्टॉप वॉच से आपको पूरे 3 मिनट लगते हैं एक मूवमेंट करने पे। अच्छा सर, तो आपने 10 बार वो मूवमेंट की? हाँ जी सर। तो आपके कितने मिनट वेस्ट हुए? 30 मिनट। आप इस मूवमेंट को इस तरीके से अवॉइड, तो वो क्या बताता था, वो टाइम बताता था, वो बताता था कि आपने आज ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट की, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। तो बेसिकली व्हाट इज मोशन स्टडी? मोशन स्टडी इज अ स्टडी ऑफ वेरियस मूवमेंट्स। नोट्स नहीं, यहीं पे ध्यान दो। मोशन स्टडी है क्या? इट इज अ स्टडी ऑफ वेरियस मूवमेंट्स which are like sitting, standing, putting objects, and lifting objects, etc., which are undertaken while doing any work, while doing any task.
ऑन क्लोज एग्जामिनेशन अगर हम क्लोजली देखें तो किसी भी काम को करते वक्त हमें 3 तरीके की मूवमेंट्स लगती है। एक मूवमेंट्स होती है जो प्रोडक्टिव होती है, जिससे काम हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ना बैठे हो, आप पढ़ना शुरू भी कर दिया आपने, ये प्रोडक्टिव मूवमेंट्स है। पढ़ते-पढ़ते आपको मान लीजिए आप पढ़ रहे हो और आपको एक वर्ड नहीं समझ आ रहा, उसमें लिखा क्या है। अब आपको डिक्शनरी की ज़रूरत है जो अभी आपके पास नहीं है, तो आपको जाना पड़ेगा फिर से अपने शेल्फ के पास और वो डिक्शनरी लानी पड़ेगी। ये इंसिडेंटल मूवमेंट है, इंसिडेंटल, ये आपने पहले प्रेडिक्ट नहीं की थी, ये इंसिडेंटल। और तीसरी बेकार की है, बैठ गए, थोड़ा लेट लेट लिए, थोड़ा-सा पसर गए, थोड़ा-सा रेस्ट ले लिया, थोड़ा यहाँ चले गए, थोड़ा वहाँ चले गए, थोड़ा ऐसे ही तो मम्मी अपना सब्जी काट रही है, उनके पास जाके बैठ गए, बेकार की बात है। ये है अनप्रोडक्टिव। तो उसने बोला कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को तो एलिमिनेट करो, एलिमिनेट मतलब खत्म करो। इंसिडेंटल मूवमेंट्स को कम करो और जो टाइम सेव होता है, उसको कौन सी मूवमेंट्स बढ़ाने में लगाओ? प्रोडक्टिव। उससे कौन सी मूवमेंट्स बढ़ाओ? प्रोडक्टिव। ठीक है? अब अगर मैं आपको एक अपना रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ, शायद आप लोगों ने फेस किया हो। आप में से बहुत से बच्चों को हो सकता है कभी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ा। तो अगर आपने डेंटिस्ट का देखा हो या आपको पता हो, डेंटिस्ट की जो एक चेयर होती है, जो डेंटिस्ट की एक चेयर होती है, आपको पता ही है उसी में सारे अटैचमेंट्स हैं। दाँत निकालने की, दाँत को लगाने की आरसीटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कम चीज़ें होती है जो उसको उठ के फिर से करनी पड़ती है। अब ये ऐसा नहीं है कि डेंटिस्ट चेयर एक दिन में बन गई। पहले मतलब फर्स्ट डे ही डेंटिस्ट चेयर ऐसी थी, नहीं, पहले अलग होता था। पहले इतनी अटैचमेंट्स नहीं होती थी। तो डेंटिस्ट को उठना पड़ता था बार-बार, डॉक्टर को उठना पड़ता था, फिर जाके कोई टूल लेके आना पड़ता था। अब आप सोचिए, वो क्या कर रहा है, आपका एक आपके उसमें टीथ में कुछ कर रहा है और उठ रहा है, फिर ला रहा है बार-बार और एक बार उठा और घर से फ़ोन आ गया और बड़ी डाँट झाड़ पड़ गई उसको। तो वो आपके पास वापस आके बैठा, तो पता चला जो उसके कंसंट्रेशन बिगड़ गई, दाँत ये निकालना था, ये निकाल दिया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? कंसंट्रेशन बिगड़ सकती है कि नहीं? लेकिन अगर वो एक ही जगह पे बैठा रहता और अपना सारा काम वही करता, तो शायद ये प्रॉब्लम ना आती। तो हुआ क्या, इस मोशन स्टडी का फ़ायदा क्या मिला? जब टेलर अपने वर्कर्स के साथ बात करता था और देखता था कि उनसे पूछता था कि आज आपने ये मूवमेंट क्यों की? आज आप यहाँ से यहाँ क्यों गए? तो वर्कर कहता था, सर मैं वर्क स्टेशन 1 से वर्क स्टेशन 10 पे इसलिए गया क्योंकि ये जो टूल है, ये यहाँ नहीं है, ये वहाँ रखा हुआ है। तो वो क्या करता था, वो इनकी बातें सुन के नए-नए इक्विपमेंट्स डेवलप करता था और ऐसे इक्विपमेंट्स डेवलप करता था जिससे जो बेकार की मूवमेंट्स है, वो कम हो सके। मैं आपको कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स देता हूँ, शायद ये चीज़ें आपके लोगों के घर पे हो। शायद हो सकता है आप लोगों के घर में एक एक इंस्ट्रूमेंट हो जिसका नाम होता है वैक्यूम क्लीनर, शायद हो। तो वैक्यूम क्लीनर भी इसी मोशन स्टडी की वजह से बना। क्योंकि अगर आपको पता हो, एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर में बहुत सारी अटैचमेंट्स होती है, ठीक है? उसके पीछे की जो बॉडी होती है वो सेम रहती है। आपको अगर फ्लोर क्लीन करना है, आपने आगे की अटैचमेंट चेंज की, आपका फ्लोर क्लीन हो गया। अगर आपको सोफा क्लीन करना है, आपने अटैचमेंट चेंज की। अब मानिए, सोच के देखिए, अगर ये ना होता और हर चीज़ के लिए अलग मशीन होती, तो आप देख लीजिए, आपके पहले पहले फ्लोर क्लीन करना है तो उसकी मशीन लेके आए, उससे फ्लोर क्लीन किया, फिर रख के आए, फिर दूसरी मशीन लेके आ रहे, कितनी मूवमेंट्स बेकार की होती। देखिए अब क्या है, अब आपकी पूरी जो मशीन है वो सेम है, आगे की बस आपको अटैचमेंट चेंज करनी है। एक और एग्जांपल, आप लोगों के घर पे अगर आप किचन-विचन में काम करते हो, तो किचन में एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है वो जो हमारा उस क्या कहते हैं उसको, वो पूरा मिक्सर ब्लेंडर जो होता है, उसको पूरा ही जो उसका सिस्टम होता है, उसमें आटा बनाने का भी अटैचमेंट होता है, उसमें चटनी बनाने का भी होता है, एक्सेट्रा। अब अगर सोचो ये ना होता तो कितनी प्रॉब्लम होती, मम्मा ने पहले एक चीज़ बनाई, फिर वो पूरी मशीन रख के आ रही है, फिर दूसरी लेके आ रही है। तो ये जो इक्विपमेंट्स हमारे डेवलप हुए हैं, ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स इसी मोशन स्टडी की वजह से ही डेवलप हुए। ये नहीं है कि मोशन स्टडी सिर्फ फैक्ट्री में यूज़ होती है, ये रियल लाइफ में भी यूज़ होती है। लोग इसको यूज़ करते हैं और इक्विपमेंट्स को डेवलप करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, टेक्निक समझ में आई? तो इस टेक्निक में 4 से 5 लाइनें, नोट्स अभी बिल्कुल बंद रहेंगे, सिर्फ मुझको सुनना है और याद करने की कोशिश करनी है क्योंकि मैं अभी लिखवाऊँगा। पहली लाइन, मोशन श जैसे ही मैंने बोला लिखवाऊँगा ना, सब तंग गए, अरे यार अब तो सीरियसली सुनना पड़ेगा, ये तो अभी लिखवा लेगा, हैं? वरना तो कोई नहीं, पर म्यूट करके सुन रहे हो, है ना? नहीं, अब सीरियसली सुनना है और याद भी करना है। तो मोशन स्टडी क्या है? मोशन स्टडी इज़ अ मोशन स्टडी इज़ अ स्टडी ऑफ various movements which are undertaken while doing a typical job like lifting objects, sitting, standing, etc. ठीक है? On close examination of body movements, we can find out movements are of three types, namely, पहला, movements which are productive, movements which are incidental, for example, going to stores, etc. And तीसरा, movements which are unproductive. दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, टेलर emphasized that the unproductive movement should be eliminated so that it takes less time in completing a job. ठीक है? टेलर used various colors and symbols to
डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट मूवमेंट्स, तो वो क्या करता था, वो चार्ट बनाता था, फिर वो अपने वर्कर्स को बताता था कि ये मूवमेंट आपकी बेकार है, ये मूवमेंट अच्छी है, ये मूवमेंट वो आप कम कर सकते थे। इस तरीके से वो चार्ट बनाता था, कलर्स यूज करता था। With the help of motion study, Taylor was able to develop new equipments and educate the workers on their use. जब वो नए-नए equipments बनाता था, फिर वो educate करता था workers को कि उनको कैसे use कर सकते हैं। बट आप लोग डिस्कवरी अगर देखते हो, तो डिस्कवरी में एक ना वो आती है, एक सीरियल आता है मेगा फैक्ट्रीज के नाम से, शायद आपने देखा हो। तो मेगा फैक्ट्रीज में आप देखते हो जो बड़ी-बड़ी कंपनीज होती है, उनमें अलग-अलग तरीके की मशीन है, उसमें कोई एक मशीन नहीं है, जो मशीन आपको स्टैंडर्डाइज्ड हर जगह मिलेगी। हर कंपनी ने, इतनी बड़ी जो कंपनीज है, इतनी जो मतलब ग्लोबल कंपनीज है, उन्होंने मशीन्स अपने हिसाब से बनवा रखी है, जो उनकी फैक्ट्री के लेआउट के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है, एंड जिससे जो मूवमेंट्स है वो कम से कम हो, बेकार की मूवमेंट्स कम हो। तो बेसिकली क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, क्योंकि अगर आपका वर्कर बेकार की ही मूवमेंट करता रहेगा तो फैटीग भी तो होगा, थकेगा भी, और थकेगा तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। तो एक्चुअली में हमें क्या करना है, हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मूवमेंट्स को कम से कम, समझ में आ गया? अब ऐसा करते हैं, मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, आप सुनेंगे, फिर एक बार और बोलूंगा, आप सुनेंगे, और फिर मैं आपसे लिखवाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? अभी कोई नहीं लिखेगा साइड बाय साइड, सबके अपने वीडियोस ऑन करिए और मेरी बातों को सुनिए। मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ वेरियस मूवमेंट्स लाइक sitting, standing, lifting objects, putting objects, changing position, etc., which are undertaken while doing a particular job. पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा, on close examination we can find out that there are three type of body movement. पहला productive, दूसरा incidental, and तीसरा unproductive। incidental का एक एग्जांपल लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल गोइंग टू द स्टोर रूम, ओके। तीसरा, Taylor emphasized that unproductive movements should be eliminated so that it takes less time in completing a job. ठीक है। Fourth, he used stopwatch colors and symbols to differentiate between different movements. तो वो स्टॉपवॉच से टाइम नोट करता था, कलर्स एंड सिंबल से वो बताता था वर्कर्स को कि ये मूवमेंट आपको नहीं करनी चाहिए, ये मूवमेंट आपको करनी चाहिए। ठीक है। विद फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट, with the help of the motion study, Taylor was able to develop new equipments and was able to educate the workers on their use. तो अगर कोई आप एक बात देखो, अगर कोई भी नई चीज आपके घर में आती है, कोई नया मशीन आती है, कोई आपका नई ड्यूरेबल आता है, तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल होती है, क्योंकि आपको वो यूज नहीं करनी आती। तो टेलर क्या करता था, नए नए इक्विपमेंट्स बनाता रहता था और अपने वर्कर्स को एजुकेट करता था कि इनको यूज कैसे करना है और अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना। समझ में आ गया? एक बार फिर से बोलूं, आप लोगों से भी बुलवाता हूँ साइड बाय साइड, एंड फिर लिखेंगे। तो मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ, बताइए, ट्राई करो, स्टडी ऑफ वेरियस movements like lifting, sitting, standing, etc., which are undertaken while doing any job. There are basically three types of movements. बताइए कौन सी होती है? पहली productive, incidental, and unproductive. and third incidental. हाँ, इसका ऐसा सीक्वेंस नहीं है कि आपको सीक्वेंस में याद करनी है, कैसे भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो unproductive movements should be eliminated so that it takes less time in completing a job. ठीक है, आगे he used stopwatch, colors and symbols to differentiate different movements. And lastly, with the help of this study, he was able to develop new machines and equipments and was able to educate the workers on their use. ठीक है, याद हो गई? ऐसा करते हैं, मानवी आप पहली दो लाइनें बोलो, मतलब 5 लाइनें टोटल है, आप एक लाइन बोलो, कोई भी एक लाइन। ओके, जल्दी से नोट्स बंद। मानवी ट्राई करो, मानवी। हाँ जी। Sir, motion study is the study of movement such as changing position, standing, sitting, while doing any task. ओके, रुक जाओ। अक्षर सेकंड लाइन बोल, इसको छोड़ के कोई भी लाइन बोल। Taylor used various symbols and colors to differentiate between movements. ओके। भव्या, कोई और लाइन बोलो। भव्या जल्दी से अनम्यूट कर लो यार, इतना नहीं, जल्दी से, टाइम नहीं है इतना, जल्दी बोलो। Types of movements. हाँ, namely productive, unproductive and incidental. मलिका दूसरी लाइन, इसके बाद एक और लाइन बोलो, कोई भी एक लाइन। We should use productive method for doing a task. ये वैसे ऐसे था नहीं कोई, आपने थोड़ा चेंज कर दिया। सुहाना आप बताओ कौन सी लाइन बचती है? Throughout the motion study, Taylor developed suitable equipments and tools to educate the workers. ठीक है, और मानिए एक लाइन जो मलिका ने गलत बोली उसको ठीक करके बोल सकते हो, बताओ जल्दी से। So unproductive movement should be eliminated. हाँ, should be eliminated so that it takes less time in completing a job.
ठीक है जी। एक बार सब बच्चे बोलेगा, अनम्यूट कर दीजिए, जो नहीं बोलेगा आपको पता है आपके साथ क्या होगा। एक बार सब बच्चे बोलेंगे फिर हम इसको लिखेंगे। तो फिल इन द ब्लैंक्स के तरीके से मैं बुलवाऊंगा। मोशन स्टडी रेफर्स टू द डैश ऑफ द डैश लाइक डैश which are undertaken while completing a job। जल्दी से बोलिए, अनम्यूट करिए सब बच्चे, अनम्यूट करिए जल्दी से, बोलिए। Study of different Study of Study various of movements like lifting, standing, walking, standing, putting objects, and etc. changing position, etc. Which are undertaken while doing any job. Okay. On close examination, we can find out movements are of three types. पहली बताइए, जल्दी बताइए। productive, Yeah, fast. incidental and productive. Dash movement should be eliminated so that it takes less time in completing a job. बताइए। Unproductive movements. Use dash and dash to differentiate between different movements. बताइए। Stopwatch symbols, colors. etc. With the help of this study, he was able to develop मैंने बोल दिया था, new equipments and to educate the workers on their use. याद हो गई बढ़िया से? ठीक है जी। चलिए जल्दी से लिखिए 2 मिनट के अंदर पूरी की पूरी 5 पॉइंट, बिना देखे बिल्कुल बिना देखे। जो देखेगा वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। अर्चित बंसल बेटा आपका टेस्ट नहीं आया है। मैंने आपको अभी आप क्लास में नहीं थे, आपको टेस्ट आज शाम तक मेरे को भेजिए, क्योंकि कल मैं टेस्ट को डिस्कस करूंगा। ठीक है, कल की क्लास में पहले 10-15 मिनट टेस्ट डिस्कस होएगा। तो जितना भी आता है, जो भी आता है, आपको जितना भी आता है आप करके भेजेंगे, सो दैट आप कल की क्लास को में उसको अटेंड कर सके, डिस्कशन अटेंड कर सके। ओके सर। हाँ, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि पेपर बच्चों ने सही किया है, कंटेंट बहुत बच्चों को ठीक था, लेकिन प्रेजेंटेशन अभी भी अप टू द मार्क नहीं थी। तो कल हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे एक एक क्वेश्चन, तो डू नॉट मिस टुमारो क्लास। ओके। मानवी, रिया, जतिन, स्नेहा, प्लीज बच्चे वीडियो ऑन करो, इतने क्या शाय हो आप लोग। ओके, जल्दी से जितना लिख लिया रुक जाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, आप उसको चेक करेंगे, अपने आप सेल्फ चेक करेंगे। Motion study refers to the study of various movements like lifting, sitting, putting objects, etc., which are undertaken while completing any job. ऐसा लिखा है, अधूरा भी चलेगा, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको 1 नंबर मिलना चाहिए क्या? Okay, next point. On close examination, we can find out that there are 3 types of movements, which are as follows: productive, incidental, and unproductive. तीनों मूवमेंट्स लिखिए तो 1 नंबर, अगर एक भी मूवमेंट कम लिखिए तो आधा नंबर। Okay. Taylor emphasized that the unproductive movement should be eliminated so that it takes less time to complete a job. Next, he used various colors, symbols, and tools. And stopwatch to differentiate between different movements. अगर आपने 2 भी लिखे, colors and symbols भी लिखा, तो 1 नंबर दे दीजिए। And lastly, with the help of this study, he was able to develop new equipment and was able to educate the workers on their use. बताइए, ठीक है? कितने बच्चों के 5 में से 5 आए? कितने बच्चों के 5 में से 5 आए बताइए? ओके, वेरी गुड भव्या, वेरी गुड। अरे भाई वेरी गुड। बस 4, कितने बच्चों के 4 आए? ओके, ठीक है। चलिए ठीक है, अब 4 से नीचे नहीं, इतना 5 पॉइंट में से 4 से नीचे नहीं, काफी बच्चों के 4 आए हैं, वेरी गुड। चलिए अब आप नेक्स्ट स्टडी में चलते हैं अपनी, जिसका नाम है हमारा टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या कहते हैं? जैसे नाम से ही लग रहा है, आपने कभी सोचा है कि जो अभी यहाँ देखिए, मतलब अभी नोट्स बंद कर दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। कभी हमने ये सोचा आपने कि आप लोगों को जो एक पेपर मिलता है, मान लीजिए 12th में आपका एक बोर्ड्स का पेपर आता है, या आपकी स्कूल की मैम आपको 1 घंटे का पेपर देती है, तो वो कैसे डिसाइड करती है कि ये जो पेपर है ये आपका 1 घंटे का है, या ये जो पेपर है ये 3 घंटे का है? कोई भी चीज का एक टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है? कभी सोचा है ये? तो उसके पीछे एक पूरी स्टडी होती है जिसका नाम है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी से हम क्या करते हैं? टाइम स्टडी से हम ये देखते हैं कि किसी भी काम को करने में स्टैंडर्ड कितना टाइम लगता है, फिर वो हम उसको स्टैंडर्ड बना के अपने वर्कर्स को या आगे लोगों को देते हैं, और उसके हिसाब से हम क्या करते हैं? इंसेंटिव प्लान्स डेवलप करते हैं। पूरी स्टडी को समझते हैं कि मान लीजिए हमारी हम एक फैक्ट्री में हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, शर्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब हमें ये देखना है कि एक शर्ट बनाने में एक वर्कर को कितना टाइम लगना चाहिए, जो हम उसका स्टैंडर्ड उसको दें। तो हम क्या करेंगे? हम शर्ट्स को क्या करेंगे? हम 10 वर्कर से शर्ट बनवा के देखेंगे बार-बार, उनके एवरेज उनका टाइम निकाल देंगे, और उसकी टाइम को फिर हम क्या करेंगे? उस टाइम का एवरेज निकाल लेंगे, जो कि हमारा स्टैंडर्ड बन जाए। ठीक है,
अब इसमें भी एक अलग तरीका होता है एवरेज निकालने का। देखिए शर्ट बनाने में मान लीजिए 3 काम होते हैं, हमने सारी एक्टिविटीज देखी और हमने देखा कि किसी भी एक शर्ट को बनाने में 3 बेसिक काम होते हैं। पहले तो क्लॉथ है जिसकी कटिंग करनी है, फिर एक काम ये हो गया एक एक्टिविटी, फिर एक काम हो गया स्टिचिंग और तीसरा काम हो गया उसमें बटनिंग एंड एक्सेट्रा। तो हम क्या बोलेंगे, हम 10 वर्कर्स को बोलेंगे कि आप सिर्फ क्लॉथ को कट करो, सिर्फ क्लॉथ की कटिंग करो, उन सबका टाइम लेंगे, उसके टाइम की एवरेज ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर दूसरे 10 वर्कर्स को बोलेंगे, दूसरे 10 वर्कर्स को बोलेंगे कि आप क्या करिए, आप इसमें स्टिचिंग करें, उनकी टाइम की एवरेज ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद तीसरे वर्कर को बोलेंगे, तीसरे 10 वर्कर्स को बोलेंगे, तीसरे ग्रुप ऑफ 10 वर्कर्स को बोलेंगे कि आप इसमें बटनिंग एंड एक्सट्रैक्टर जो भी काम है वो करें, उनकी एवरेज ले लेंगे। अब हमारे पास 3 एवरेजेस आ गई, इन तीनों एवरेजेस को टोटल करके हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा जो इस टास्क पे लगना चाहिए, इस शर्ट बनाने के काम में लगना चाहिए। ठीक है, अब एक नहीं बहुत बार हम ऐसे करेंगे और एक जितना हमारे पास आएगा उनकी भी एक एवरेज लेके एक स्टैंडर्ड टाइम को हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। ठीक है, जब हम एवरेज लेते हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि ना तो एक बहुत ज्यादा एफिशिएंट वर्क है कि हम टाइम को नोट करें, क्योंकि अगर एफिशिएंट वर्कर से हम काम कराए के एवरेज लेंगे तो वो तो कोई मीट ही नहीं कर पाएगा। एफिशिएंट वर्कर है वो तो सारे टारगेट्स को वैसे ही सरपास कर जाएगा, तो हमें ऐसा नहीं करना। और हमें ये भी देखना है कि ना ही बहुत इनएफिशिएंट वर्कर की हमें एवरेज लेनी है, हमें एक ऐसे वर्कर्स को चूज करना है जो कि रीजनेबल स्किल्स के वर्कर हो, जो कि बिल्कुल जिनके पास ना तो बहुत एफिशिएंसी हो ना बहुत इनएफिशिएंट हो, रीजनेबल स्किल्स के वर्कर्स को हमें लेके ये काम। ठीक है, तो इस टेक्निक का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव हुआ टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम इन कंप्लीटिंग अ टास्क। समझ में आ गया? अभी अब इसको मैं याद कराऊंगा, आप नोट करोगे, इसी लाइन को 4 बार लिखा हुआ है, इसी एक लाइन को 4 बार लिखा हुआ है आपके नोट। अच्छा, इसका एक और ऑब्जेक्टिव हुआ, इसी टेक्निक के 2 ऑब्जेक्टिव है। एक तो टेक्निक का ही ऑब्जेक्टिव हो गया व्हाट टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम, एक और ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताता हूं, याद देखिएगा एग्जांपल। अभी नोट मत करना, मैं टाइम दूंगा आपको बाद में नोट करना। लेट अस अज्यूम हमें ये पता चला, हमने टाइम स्टडी किया और हमें ये पता चला कि वन वर्कर कैन मेक वन शर्ट इन 1 आवर। मतलब एक घंटे में एक वर्कर एक शर्ट तैयार कर सकता है। तो नॉर्मली जो एक शिफ्ट होती है, नॉर्मली एक शिफ्ट 8 आवर्स की होती है, आपको पता ही है। तो therefore in 1 day a worker can make 8 शर्ट्स। ये हमें पता चल गया कि एक दिन में 8 शर्ट्स बना लेगा वो। ठीक है, इसका मतलब अगर एक मंथ में कितना हो गया, 1 मंथ में कितना हो गया, 8 into 30, अगर 30 डेज लगा देते हैं तो 8 into 30 कितना हो गया, 240। ठीक है, इसका मतलब 240 शर्ट्स वो एक महीने में बना देगा। अब देखिए इस डाटा से हमारे को क्या क्या फायदा मिलेगा। मान लीजिए हमारे पास एक ऑर्डर आता है, हमारे पास एक ऑर्डर आया टू प्रिपेयर, जस्ट फॉर कैलकुलेशंस इजी रखने के लिए, 24,000 शर्ट्स का हमारे को एक ऑर्डर आता है। 24,000 शर्ट्स का एक ऑर्डर हमें कंप्लीट करना है इन अ मंथ। अब हमें उसको देखना है कि उस ऑर्डर का मेरी लेबर कॉस्ट कितनी लगेगी। तो मेरे को ये बताइए 24,000 शर्ट्स का ऑर्डर अगर मेरे को एक महीने में कंप्लीट करना है और एक महीने में एक वर्कर 240 शर्ट्स बनाता है, तो मेरे को बताइए कितने वर्कर्स लग जाएंगे, मेरे नंबर ऑफ वर्कर्स कितने लगेंगे मेरे, बताइए, सोच के बताइए। अगर एक महीने में एक वर्कर 240 शर्ट्स बनाता है और मेरे को एक महीने में 24,000 शर्ट्स का ऑर्डर पूरा करना है, तो मुझे कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, बताइए। 10. 100. 100। ये 10 वाला कौन था, क्या हो गया, 24,000 डिवाइड बाय 240 कितना हो गया, 100 वर्कर्स। पहला तो मुझे ये पता चल गया कि इस ऑर्डर को कंप्लीट करने में मेरे को कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, 100। फिर मेरे को ये भी पता चल गया कि इस ऑर्डर पे कितनी मेरी लेबर कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि मान लीजिए एक वर्कर की एक महीने की सैलरी है 3,000 रुपीज, तो ये 100 वर्कर्स की कितनी हो जाएगी, 3 लाख। तो मुझे ये पता चल गया कि इस ऑर्डर में मेरी लेबर कॉस्ट कितनी आएगी। ठीक है, इसके बाद मैं अपने मटेरियल कॉस्ट लगाऊंगा और अपना प्रॉफिट लगा के उसको कोट कर दूंगा, तो मुझे ये पता चल गया कि लेबर कॉस्ट कितनी आएगी। एंड तीसरा, हम इसी स्टडी की मदद से हम क्या डिजाइन कर सकते हैं, इंसेंटिव्स।
हम अपने वर्कर को कह सकते हैं कि आपको एक दिन में 8 शर्ट तो बनानी है, जैसे हमने बताया ना, एक दिन में 8 शर्ट तो बनती है। लेकिन अगर कोई वर्कर थोड़ा ज्यादा एफिशिएंसी दिखाए और 9 या 10 शर्ट्स बना देता है, तो हम उसको बोनस देंगे। तो वी कैन डिजाइन सुटेबल इंसेंटिव प्लान, बोनस दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी दे सकते हैं। तो इससे हम वर्कर्स के इंसेंटिव प्लान्स भी डेवलप कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, एक ही स्टडी से हमें एक तो पता चल गया कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है इस टेक्निक किसी भी चीज को करने का। फिर हमें ये पता चल गया कि एक टास्क को कंप्लीट करने में कितने वर्कर्स लग सकते हैं, कितनी उस ऑर्डर को कंप्लीट करने में लेबर कॉस्ट आ सकती है, और क्या इंसेंटिव्स हम अपने वर्कर्स को दे सकते हैं। तो इसका पूरा जो हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव हम इस तरीके से लिखेंगे दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। सबसे पहले तो ये लिखेंगे, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम, और उसके बाद लिखेंगे इट आल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, द लेबर कॉस्ट, एंड टू फ्रेम suitable incentive schemes. I repeat, इसका ऑब्जेक्टिव जो है हम दो लिखेंगे। अगर हमें मतलब एक लाइन में एक नंबर में आया तो हम सिर्फ ये लिख देंगे that the objective of time study is to determine the standard time taken to complete a job। अगर एक नंबर पे 1 मार्क का क्वेश्चन, लेकिन अगर पूरा क्वेश्चन लिखने को आता है कि explain this technique, तो हम इसके दो ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। पहला that the objective is to determine the standard time to complete a job, and also to determine the number of workers required, to determine the labor cost and incentives that can be given to the workers। समझ में आ गई बात मैंने क्या बोला? अगर सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन आता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी, तो आप इतनी कहानी नहीं लिखोगे, आप सिर्फ ये लिख के आओगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम दैट मे बी टेकन बाय अ वर्कर टू कंप्लीट अ जॉब। अगर ये पूरा लिखने को आता है तो हम लिखेंगे इट इज द टू डिटरमाइन दिस एंड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स, लेबर कॉस्ट एंड इंसेंटिव। बताइए समझ में आ गया? अब मैं इस पूरी टेक्निक को बोलता हूँ, और जैसे मैंने बोला कि लाइन दो ही है, पहली लाइन और ये वाली लाइन, यही लाइन है और इसको 4 बार लिखा हुआ है। मैं आपको सुना रहा हूँ, सीधे अक्सर सुनिए। टाइम स्टडी इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू कंप्लीट अ जॉब। पहला पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, a worker of reasonable skills is selected, then another worker is notices the time spent by him by using different tools, ठीक है। time measuring devices like stopwatches are used to measure the time, ठीक है। it helps in determining the time taken by a worker of reasonable skills to complete a job। again वही line। and lastly, पांचवी लाइन, the objective of time study is to determine the number of workers required, the labor cost, and to frame suitable incentives। मुझे बताइए, एक ही लाइन को बार बार नहीं घुमाए जा रहे? सोच के देखिए, खुद सोच के देखिए, एक ही लाइन को बार बार घुमाए जा रहे। फिर से मैं बोलता हूँ, टाइम स्टडी इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट अ जॉब। It helps in determining a time which may be taken by a worker of reasonable skills to complete a job। ठीक है, दो समझ में आ गए। तीसरा, अब इसको थोड़ा डिटेल में बता देंगे। A worker of reasonable skills is selected, then another worker notices the time spent by him। ठीक है। Time measuring devices like stopwatch are used to measure the time। ठीक है। The objective of time study is to determine the number of workers required, labor cost, and to frame suitable incentives। बताइए, ये तो मतलब उससे भी इजी है। इसमें तो लाइन है वही, पहले एक्टिव सेंस में लिख दो, फिर पैसिव सेंस में लिख दो, फिर पास्ट परफेक्ट में लिख दो, फिर कंटीन्यूअस में लिख दो, खत्म। बस यही है। ठीक है, शुरू करें। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, आप सुनना, फिर हो सकता है आपको लिखना पड़े। यार ऐसा करते हैं, अभी इससे पहले कौन सी की थी? अभी इससे पहले मोशन स्टडी। मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं भूल सा रहा हूँ, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मोशन स्टडी रेफर्स टू द, बोलो क्या हो, सब म्यूट है, सब म्यूट। इट रेफर्स टू द Study of movement। देखो, जो नहीं बोल रहा है भगवान उनको उठा ले, मतलब ऐसे नहीं। तो जल्दी से सब शुरू करिए, अनम्यूट करिए सब अपने आप को और बोलना शुरू करिए जल्दी से। मोशन स्टडी रेफर्स टू द Study of movement। various movements like lifting, sitting, which are undertaken to do while doing any job। Second, बताइए जल्दी से। on close examination बताइए। There are three types, namely productive, incidental, and productive। The dash movement should be dash so that it takes dash to dash। Productive movement should be eliminated। Productive movement should be eliminated। Unproductive movement should be eliminated so that it takes less time in completing a job। Okay, अब आ जाओ टाइम स्टडी। टाइम सुनना, मैं आपसे बुलवाऊंगा इसके बाद। टाइम स्टडी is a technique which is notes 1 which is used to determine the time taken by a worker while to complete a job। ठीक है, पहला। दूसरा, a worker of reasonable skills is selected and another worker notices the time spent by him। तीसरा, various time measuring devices like stopwatches are used।
चौथा, time study helps to determine the time taken by a worker of reasonable skills to complete a job. And lastly, the objective of time study is to determine the number of workers required, to determine the labor cost, and to frame the suitable incentive schemes. हो जाएगा? करें, एक बार लिख के देखें। चलिए एक बार लिख के देखते हैं, जल्दी से शुरू करिए और जितना याद है उतना लिखिए, कोई इसको घबराने की बात नहीं। ओके, बिना देखे, लेकिन देखिए बिना देखे लिखिए। इतना बढ़िया मैंने आपको हिंट दिया है, पहले बस लाइंस को बदल चेंज करना है आपको। चलिए शुरू करते हैं। मैं बोल रहा हूं, आप अपने आप चेक करेंगे। टाइम स्टडी इज अ टेक्निक, रुक जाओ मान्य आप। टाइम स्टडी इज अ टेक्निक व्हिच इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम इन कंप्लीटिंग अ जॉब। पहला पॉइंट देखिए, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग, सेकंड पॉइंट, टाइम टेकन बाय अ वर्कर ऑफ रीजनेबल स्किल्स टू कंप्लीट अ वेल डिफाइंड जॉब या कंप्लीट एनी टास्क। दो पॉइंट, ठीक है। A worker of reasonable skills is selected. Then another worker notices the time spent by him on completing this task. Okay. Next line. Time measuring devices like stopwatch and etc. are used to measure the time spent on various activities. And lastly, the objective of time study is to determine the number of workers required, to determine the labor cost, and to frame suitable incentive schemes. क्लियर है? बढ़िया से, ठीक है। किसी का है पांच में से पांच है? कोई नहीं है? चार वाला मलिका, वेरी गुड। अच्छा मलिका, एक मिनट, इससे याद आया, आपका ना पेपर मैं अभी सेंड कर दूंगा, सबके टेस्ट पेपर सेंड कर दूंगा। आप ना मेरे से पर्सनली एक बार फोन करके मेरे से पूछना, मेरे को उसमें ना काफी चीज आपसे डिस्कस करनी है, तो याद रखना इस चीज को। वेरी गुड मलिका, भव्या, अक्षत, आहाना, मानवी, क्रिश एंड तनीशी। सात बच्चों क्या है? चार। वेरी गुड। आइए बच्चों, अब हम ऐसा करते हैं, पहले इन दोनों को रीड करते फिर आगे बढ़ेंगे। तो कम टू पेज नंबर, जल्दी से आइए 2.8 पे, जल्दी से आइए 2.8। मोशन स्टडी पे आइए सबसे पहले। मोशन स्टडी, पहले तो आपका जो बॉक्स है ये डेफिनेशन है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन में आ जाता है, हाईलाइट कर लीजिए। बहुत बार आया है 1 मार्क का क्वेश्चन में डेफिनेशन, या दो तरीकों से आ सकता है, डिफाइन मोशन स्टडी या उल्टा। ऐसे ये लिखा आ जाएगा, फिर पूछा जाएगा व्हिच टेक्निक इज हाइलाइटेड, तो आपको दोनों तरीकों से पता होना चाहिए। मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ वेरियस मूवमेंट्स लाइक लिफ्टिंग, पुटिंग ऑब्जेक्ट्स, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशंस एक्सेट्रा। पहला अननेसेसरी, ये उस पर थर्ड बुलेट पहले पढ़ेंगे। थर्ड बुलेट, on close examination of body motions, it is possible to find out motions and movements which are productive, movements which are unproductive, and movements which are incidental, for example going to store। तो यहाँ पे भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। What are the various, एक MCQ आ जाएगा, which of the following is not a movement as per the motion study। तो आपको 3 दे रखे हो, प्रोडक्टिव, इंसिडेंटल, अनप्रोडक्टिव, एक कोई और नाम दे रखा होगा, वो गलत। तो इस तरीके से आ सकते हैं MCQ। अब आइए इसके ऊपर वाला, unnecessary movements are sought to be eliminated so that it takes less time in completing a job। बच्चों अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि हर टेक्निक की ऑब्जेक्टिव आ जाता है। बताई थी ना, बात बोली थी मैंने। हमने टेक्निक फैटिग स्टडी की ऑब्जेक्टिव भी किया था, हमने टाइम उसका मेथड स्टडी का भी किया था। ऐसे ही मोशन स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? यही वाली लाइन, सेकंड लाइन, इसके लेफ्ट में लिखो ऑब्जेक्टिव। मोशन स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट्स so that it takes less time in completing a job। I repeat, मैंने आपको बोला था कि 7 टेक्निक्स हम करेंगे और 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं 7 टेक्निक्स में से। what are the एक सेकंड बच्चे, what is the objective of this technique या what is the objective of that technique, तो आपको पता होना चाहिए। तो हम इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? to eliminate the unnecessary movement so that it takes less time in completing a job। ठीक है, ओके। फोर्थ लाइन, Taylor used stopwatch, various symbols and colors to identify different movements. Through motion study, Taylor was able to design suitable equipments and to educate the workers on their use। बेटा आप ना, अभी तो याद हो गया, सबको याद भी हो गया, लेकिन 6-7 महीने बाद शायद याद न रहे, तो आपको एक हिंट लिख लीजिए, लेफ्ट में लिख लीजिए, रिमेंबर द एग्जांपल गिवन बाय सर, या रिमेंबर द एग्जांपल ऑफ क्लास। आप लिख लीजिए डेंटल चेयर, आपको पूरा याद आ जाएगा। आप वैक्यूम क्लीनर एक्सेट्रा, वो आपको पूरी क्लास याद आ जाएगी एंड आपको इजीली याद आ जाएगी। ये जो छोटे छोटे मैं एग्जांपल्स देता हूँ ना, आप उसको शॉर्ट में ना बस उसका नाम लिख लिया करो, वो बहुत आपको हेल्प करेगा बाद में। ओके, नेक्स्ट, इसी के नीचे है टाइम स्टडी।
टाइम स्टडी डिटरमाइंस, जस्ट देखियो एक ही लाइन को बार बार बोला हुआ है, एक ही लाइन को, डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब. द टाइम मेजरिंग डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ टास्क. ईच एलिमेंट ऑफ टास्क का क्या मतलब हुआ, जैसे मैंने आपको बताया ना, एक शर्ट बनाना है. अब शर्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत से काम होते हैं, कटिंग होता है, उसके बाद स्टिचिंग होता है, उसके बाद बटन लगाना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो एक एक काम को एक एक एलिमेंट ऑफ टास्क बोला जाता है. जैसे आपका पेपर है, आपका इंग्लिश का पेपर शायद तीन उसमें होते हैं, पार्ट्स में होते हैं, पार्ट ए बी सी. तो पार्ट ए की 10 बच्चों से करवा के देखा कितना टाइम लग रहा है, पार्ट बी और 10 बच्चों से करवा के देखा, पार्ट सी और 10 बच्चों से करवा के देखा, और फिर उन सबकी एवरेज निकाली. तो ये हर एक ही काम को अगर एक ही जने से पूरा करवाओगे तो वो एवरेज भी सही नहीं है. एक काम को तोड़ तोड़ के अलग अलग लोगों से करवा के एक कॉम्प्रिहेंसिव एवरेज निकालनी चाहिए. ओके, आगे चलते हैं. द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड फॉर द होल ऑफ द टास्क बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स. बहुत बार रीडिंग्स लेने के बाद आपने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया. जो फोर्थ बुलेट है ना, वो डेफिनेशन है, जो मैंने बॉक्स में लिखी हुई है वो डेफिनेशन है, हाईलाइट कर लीजिए. It is a time study is a technique which is used to measure the time that may be taken by a worker of reasonable skills to perform various tasks in a job. This is a definition for one mark. A worker of reasonable skills is selected, then a person watches him and with the help of stopwatch notices the time spent by him on different activities. Okay. And lastly, the objective of time study is to determine the number of workers to be employed, frame suitable incentive scheme and determine the labor cost. समझ में आ गया बच्चों? एक ध्यान रखिए, पहला जो बुलेट है उसको भी बॉक्स में डालिए. इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम. पहली बुलेट को भी हाईलाइट करिए या बॉक्स में डालिए. और अगर आपका वन मार्कर में आपका आता है कि आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है टाइम स्टडी का, देखो अगर बहुत ही अच्छा है अगर आप दोनों लाइनें लिख दो, पहली भी लिख दो और लास्ट भी लिख दो, तब तो बहुत ही अच्छा आंसर बन जाएगा. लेकिन अगर वन मार्कर में आता है तो आप सिर्फ पहली भी लिख सकते हैं. समझाई मेरी बात? टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम. लेकिन अगर आप बहुत अच्छा आंसर फ्रेम करना चाहते हो तो आपका आंसर बनेगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू कंप्लीट अ वेल डिफाइंड जॉब एंड टू डिटरमाइन द लेबर नंबर ऑफ वर्कर्स एक्सेट्रा. तो आप ऐसे करिए, फर्स्ट बुलेट और लास्ट बुलेट को एक एरो बना लीजिए, फर्स्ट एंड लास्ट, और उसको उन दोनों को मिला के एक ऑब्जेक्टिव आपका है. ठीक है, फर्स्ट बुलेट एंड आपकी जो लास्ट बुलेट है वो दोनों मिला के ऑब्जेक्टिव है. लास्ट बुलेट ऑफ दिस पेज, नॉट द नेक्स्ट. ओके, आइए नेक्स्ट पेज पे आइए. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल समझाया. ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशंस इट इज डिटरमाइंड दैट स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कर टू मेक वन कार्डबोर्ड बॉक्स इज 20 मिनट्स. ठीक है, 20 मिनट में एक बॉक्स बनते हैं, तो 1 घंटे में 3 बॉक्स बनेंगे, 1 घंटे में 3 बॉक्स बन जाएंगे. और 8 घंटे की शिफ्ट है, 1 घंटा लंच ब्रेक का निकाल दो तो 7 घंटे हुए. 7 घंटे में 3 बॉक्सेस पर आवर के हिसाब से कितने बॉक्सेस बन सकते हैं? 21 बॉक्सेस. तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि एक वर्कर को एक दिन में 21 बॉक्सेस तैयार करने हैं. ओके, यही लिखा हुआ है यहाँ पे. ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशंस इट इज डिटरमाइंड दैट स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कर टू मेक वन बॉक्स इज 20 मिनट्स. सो इन 1 hour he can make 3 boxes. Assuming that a worker works for 8 hours and deducting 1 hour for rest, etc., it is determined that in 7 hours he can make 21 boxes at the rate of 3 hours per box. Now, this is the standard task which a worker has to do. Wages can be decided accordingly. मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जिसने 7 या उससे ज्यादा बनाए उसको हम देंगे पर बॉक्स 10 रुपीज, और जिसने 7 से कम बनाए उसको हम कम वेजेस देंगे. तो इस तरीके से हम वेजेस को डिसाइड कर सकते हैं. आई बात समझ में? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं दोनों में? अब बच्चों देखो, अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये टाइम स्टडी क्यों निकाला, मतलब क्यों टाइम वेस्ट किया ये निकालने के लिए कि कितना टाइम लगना चाहिए किसी भी काम को करने में. बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम स्टडी का यूज है जो कि नेक्स्ट टेक्निक में है, जिसका नाम है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. आई रिपीट, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एक न्यू टेक्निक है टेलर की, जो कि टाइम स्टडी टेक्निक के ऊपर बेस्ड है. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम स्टडी से टाइम निकालना. पहले तो बच्चों हम ये समझते हैं कि ये पीस वेज सिस्टम का क्या मतलब होता है. यहां ध्यान दीजिएगा. अच्छा, हाँ, देखिए, वेज पेमेंट्स 2 तरीकों से की जा सकती है वर्कर्स. वेज पेमेंट्स 2 तरीकों से की जा सकती है. मैं ना 1 मिनट दे रहा हूं, अगर कोई बच्चा लिखना चाहे, क्योंकि बहुत बच्चे लिखते हैं जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर आप ये नोट करना चाहते हो तो आप ये नोट कर लो टाइम स्टडी में. अगर आपको समझ आ गया, आप कहते हो कि नहीं सर मुझे नोट नहीं करना, मत करो. अगर कोई करना चाहता है इसको नोट करो. 2 मिनट दे दो, जल्दी से नोट करिए. आप सबको ही करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी तो आपको समझ आ गया, लेकिन दिक्कत आएगी 6-7 महीने बाद.
हो गया? चलिए अब देखिए बच्चों, जैसे वेज पेमेंट आप अपने वर्कर्स को किस तरीके से वेज दे सकते हैं। एक वो दो तरीके होते हैं, एक होता है टाइम वेज सिस्टम, एक होता है पीस वेज सिस्टम। तो ये दोनों क्या होते हैं वो मैं आपको समझाऊं। टाइम वेज सिस्टम का मतलब होता है कि वर्कर्स को जो वेजेस मिलेगी वो टाइम के हिसाब से मिलेगी। जैसे आप आए 9 to 5 आपको ऑफिस में आना है, चाहे आप काम करो या ना करो, अगर आपकी 9 to 5 अटेंडेंस लग गई तो आपको पैसे मिलेंगे। ये होते हैं टाइम वेज। और एक होता है पीस वेज। पीस वेज में आपको जो पैसे आर्ली बेसिस में नहीं मिलते, आपको आउटपुट के बेसिस पे पैसे मिलते हैं कि आप चाहे 1 घंटे आओ कंपनी में, चाहे नहीं आओ, चाहे 10 घंटे पड़े रहो, जितना आप बनाओगे, जितना आप आउटपुट प्रोड्यूस करोगे, हम उसके हिसाब से पैसे आपको देंगे। मान लीजिए हमने आपका वेज फिक्स कर रखी है वो है ₹5 पर यूनिट। ठीक है, आपने 1 घंटे में 50 बना दिए तब आपको मिलेगी 50 into 5। अगर आपने 10 घंटे में 50 मिलाए तब भी आपको 50 into 5 मिलेगी। तो ये होता है पीस वेज। तो इसमें हम पीस वेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं बच्चों, इसका नाम है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये ना पता है किसके ऊपर बेस्ड है आपको? अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों की एक बहुत बढ़िया पॉलिसी थी। कोई बता सकता है अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी वो बहुत फेमस थी कि ये पॉलिसी अपनाई थी उन्होंने इंडिया में? बताएगा कोई? क्या थी उसकी एक पॉलिसी? बड़ी कॉमन है, घरों में भी हम यूज करते हैं, दो लोगों में, दोस्तों में भी हम यूज करते हैं। कोई बताएगा? Rule and divide. रूल एंड डिवाइड नहीं, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड Sorry, एंड sorry. रूल याद है? बहुत ही बढ़िया पॉलिसी थी कि भेदभाव क्रिएट करो, लोगों को लड़वाओ और अपना वो क्या कहते हैं, अपना उसको सीधा करो, उल्लू सीधा करो, वही चीज आ जाए। वो तो चले गए, लेकिन ये पॉलिसी छोड़। इन्होंने बोला कि अगर आप दो वर्कर्स हैं, अगर आपकी फैक्ट्री में एक बहुत मेहनती है, बहुत एफिशिएंट है, बेचारा लगा रहता है, और एक है सिर्फ वो छल्ले बनाता रहता है। ठीक है, कहीं कश लगा रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, थोड़ा सा काम करता है, कहीं इधर मुंह मार लिया, कहीं उधर मुंह मार लिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और सब हरकतें। अगर हम दोनों को सेम वेजेस देंगे तो एक बात बताइए, जो बेचारा एफिशिएंट वर्कर है, क्या वो मोटिवेट होएगा एफिशिएंट, मतलब आगे और काम करने के लिए, ज्यादा काम करने के लिए, जब उसको भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं? और जो इनएफिशिएंट है, क्या वो कभी मोटिवेट होएगा काम करने के लिए? कभी भी नहीं। तो उसने बोला कि हमें एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा एफिशिएंट वर्कर्स और इनएफिशिएंट वर्कर्स पे। और ये जो डिवीजन होएगी, ये जो एक भेदभाव होएगा, ये मोटिवेट करेगा इनएफिशिएंट वर्कर्स को एफिशिएंट वर्कर्स बनने में। अब आप ये देखिए, मैं आपको इसको पहले ना एग्जांपल से समझा। हमने अभी जो टाइम स्टडी का एग्जांपल लिया था उसी को कॉपी करते हैं यहाँ पे, मतलब उसी को आगे लेके जाते हैं। देखिए, मेरा टाइम स्टडी का एग्जांपल क्या था कि एक दिन में 8 शर्ट्स बनती थी ना, एक दिन में 8 शर्ट। मैं इसी एग्जांपल को आगे लेके जाता हूँ। हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया, स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दिया, स्टैंडर्ड टाइम एंड जॉब, कि एक वर्कर को एक दिन में 8 शर्ट्स बनानी है, 8 शर्ट्स इन 1 डे। जिसने 8 शर्ट्स या उससे ज्यादा बनाई वेजेस, जिसने 8 और मोर बनाई, उसको हम देंगे ₹10, या हाँ ₹100 पर शर्ट। जिसने एक 8 या उससे ज्यादा बनाई, उसको हम देंगे ₹100 पर शर्ट। और जिसने लेस देन 8 बनाई, उसको हम देंगे ₹50 पर शर्ट। अब देखिए, दो वर्कर्स है, जैसे ले लेते राम और श्याम। राम ने बनाई, लेट अस अज्यूम 10 शर्ट्स, ठीक है, और श्याम ने बनाई, लेट अस अज्यूम 7 शर्ट्स। अब देखो, इसका क्या हो जाएगा वेजेस? 10 into 100, 1000 रुपीज। और इसकी क्या हो जाएगी? 7 into, बताइए इसकी क्या हो जाएगी? 50 या 100? बताइए। 50, क्योंकि इसने 8 से कम बनाई, तो इसकी वेजेस कितनी हो जाएगी? 350। अब ये जो इसको लॉस लगा कि इसने जो 60 शर्टें बनाई है, इस बेचारे ने 60 शर्टें तो बनाई, उसमें भी इस बेचारे के ₹50 पर शर्ट कट गए। ये जो लॉस इसको लगा, ये इसको मोटिवेट करेगा कि अगली बार एटलीस्ट ये 8 शर्ट्स तो बनाए ही बनाए। अगली बार एटलीस्ट ये अपना जो स्टैंडर्ड है उसको तो मीट करे ही करे। समझ में आया डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या हुआ? अब देखते हैं कि सर इसका नाम डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्यों पड़ा? इसका नाम डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्यों पड़ा? ध्यान देखिए, इसमें कितने वर्ड्स है? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो मैंने आपको क्या बताया? पीस वेज सिस्टम तो सर समझ में आ गया कि क्योंकि इसमें जो पेमेंट हो रही है वो हो रही है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम।
अब आते हैं सर इसका नाम डिफरेंशियल क्यों पड़ा, कोई बताएगा इसका नाम डिफरेंशियल क्यों पड़ा? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाई इज डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम नोन एज सो, इसका नाम ये क्यों पड़ा? कोई बता सकता है इसका नाम डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम क्यों पड़ा? कोई ट्राई करेगा? बताइए एक लाइन में आंसर, कौन बताएगा? डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है? अलग। तो हम क्या बोलेंगे? इट इज नोन एज डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम बिकॉज देयर आर टू डिफरेंट there are two different wage rates for two different classes of workers. Higher wage rate for efficient workers and lower wage rate for inefficient. Higher for efficient and lower for inefficient. समझ में आ गया? ठीक है जी। अच्छा, इसमें वेजेस का फॉर्मूला क्या होगा? कोई बता सकता है? टोटल वेजेस एक बंदे को कितनी मिली, उसका फॉर्मूला क्या होगा? बता सकते हैं कोई? टोटल वेजेस का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल आउटपुट इनटू वेज पर वेज एप्लीकेबल, वेज रेट एप्लीकेबल, बिल्कुल सही आपने बोला। टोटल यूनिट, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू वेज रेट एप्लीकेबल, जो भी आपका वेज रेट है 10, 5 या जो भी है, वेज रेट एप्लीकेबल। अब बच्चों ये तो हो गया। अब इसकी एडवांटेज, ये ना बहुत बड़ी टेक्निक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं। तो आप खुद सोच के देखो, अगर आप एक कंपनी के मैनेजर हो, फैक्ट्री मैनेजर हो, और आपने वहां पे डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम लगाया, तो आप मुझे बताइए कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। मैं सोच के बताइए, एक मतलब बहुत ही इजी है, आप खुद ही बता सकते हो सारे बेनिफिट्स। तो आप मुझे बताइए सबसे पहला क्या बेनिफिट हो सकता है अगर ये टेक्निक आप अपनी फैक्ट्री में अप्लाई करते हैं? बताइए सोच के। कौन एक, कुछ भी सोचो, क्या होएगा, क्या फायदा मिलेगा आपको? बताइए। will increase the productivity. पहले तो इंक्रीज दी प्रोडक्टिविटी, अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और सोचो क्या होएगा? सोचो। Motivate inefficient. वेरी गुड, इट विल मोटिवेट द इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज। और बताइए, जो एफिशिएंट एम्प्लॉइज है उनको ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड मिल गया इन टर्म्स ऑफ हायर वेजेस। 3 पॉइंट। चौथा एक बात बताइए, सुपरविजन की जरूरत क्यों पड़ती है? एक फैक्ट्री में सुपरवाइजर की क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमें पता है वर्कर्स वहां पे टाइम वेस्ट करेंगे, अगर उनके ऊपर नजर नहीं रखी तो वो टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि उनको टाइम के पैसे मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम उनकी आउटपुट से पैसे जोड़ दे तो वो खुद ही मोटिवेट हो जाएगी काम करने के लिए। तो हमारे को सुपरविजन की भी कॉस्ट कम पड़ेगी। जहां पहले हम 100 वर्कर्स पे 10 सुपरवाइजर्स रखते थे, अब हम 100 वर्कर्स पे 5 सुपरवाइजर रख लेंगे, क्योंकि वर्कर्स आर मोटिवेटेड देमसेल्व्स। तो कॉस्ट ऑफ सुपरविजन भी हमारी कम हो सकती है। यस और नो? तो हमने 4 एडवांटेजेस देख ली। क्या देखा हमने कि सबसे पहले अक्षत ने बोला कि इससे क्या आउटपुट बढ़ेगा, फिर मानवी ने शायद बोला कि इट विल मोटिवेट द एफिशिएंट इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज, फिर क्या हो गया कि मैंने बोला कि इट विल रिवॉर्ड द एफिशिएंट एम्प्लॉइज इन टर्म्स ऑफ हायर वेजेस एंड कॉस्ट ऑफ सुपरविजन विल गो लो। समझ में आ गया? अच्छा, और क्या हो सकता है कि जो टेंडेंसी होती है ना वर्कर्स की, धीरे धीरे काम करना है, लेथार्जिक, टाइम किल करना है, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? खत्म। समझ में आ गए भाई? ये तो अच्छे पॉइंट्स थे, लेकिन डिसएडवांटेज भी तो है। कोई बता सकते हैं कि इस टेक्निक की डिसएडवांटेज क्या हो सकती है भी या नहीं? ये सोचो पहले तो, और अगर आपको लगता है हाँ है तो बताइए क्या डिसएडवांटेज हो सकती है? 2-3 डिसएडवांटेज बताइए, सोचो। एवरी साइड इज नहीं, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स ना, तो डिसएडवांटेज तो है इसकी। बताओ सबसे पहली डिसएडवांटेज। देखो, वर्कर, कभी कभी वर्कर ज्यादा बनाने की कोशिश मतलब करे, और उस एंजाइटी में कि नहीं मुझे ज्यादा बनाना है, वो अपनी बायोलॉजिकल हेल्थ भी तो खराब कर सकता है। हो सकता है उसकी बॉडी ठीक ना हो और उसकी तबीयत ठीक ना हो, लेकिन उसको है कि जी मैं तो बनाऊंगा, तो इट माइट बी डेट्रीमेंटल फॉर द लॉन्ग टर्म हेल्थ। पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, जब हमारे ऊपर डर है कि मुझे 8 बनाना ही है, बनाना ही है, तो क्या करेंगे? हम जल्दबाजी करेंगे। जल्दबाजी में हो सकता है क्वालिटी खराब हो जाए। यस और नो? क्वांटिटी बन जाए, क्वालिटी खराब हो सकती है। ये ऐसा नहीं कि ये होएगी, हो सकता है। तीसरा, जल्दबाजी में, अच्छा बात बताओ, वैसे तो आपकी बैलेंस शीट वैसे भी मैच नहीं होती कभी, लेकिन एक बात बताइए, कभी जल्दबाजी में बैलेंस शीट मैच होती है कि लास्ट का 1 मिनट पड़ा है, टीचर सर पे खड़ी है, क्या बैलेंस शीट मैच होती है? तब सबसे अच्छा ऑप्शन यही होता है कि लायबिलिटी साइड को टोटल करके एसेट साइड में लिख दो। ये मैं आपको हिंट नहीं दे रहा, बट बता रहा हूँ, ऐसे ही आप लोग भी करते हो। तो क्या पॉइंट क्या है, जब हमारे ऊपर डर होता है ना, टेंशन होती है, तब हमारे से ना मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे, अगर एक वर्कर एक स्ट्रेस में है कि मुझे तो 8 बनाना ही है, मुझे तो 8 शर्ट्स बनानी है, तो हो सकता है वो मिस हैंडलिंग करे मशीन्स का, और हो सकता है उससे ब्रेक डाउन हो जाए मशीन्स का, तो किसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी? कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बढ़ जाएगी। यस और नो? और बच्चों एक बात सुनो, अंग्रेजों ने ये सोचा था कि इस टेक्निक से लोग मोटिवेट हुए। ठीक है, अंग्रेजों ने सोचा कि इनएफिशिएंट एम्प्लॉइज मोटिवेट होएगा, लेकिन सोच के देखो, क्या हर इंसान मोटिवेट होएगा?
अब ऐसा करते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आपका नहीं लेता, मैं अपनी बात करता हूँ। मुझे पता है मैं तो नहीं बना सकता 8, मैं तो बना ही नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है कि जब तक ये और लोग 8 बना रहे हैं, मेरे को ज्यादा वेजेस नहीं मिलेगी। तो मेरे को अपनी उड़ान पता है कि मैं कहां तक स्टैंड करता हूँ, तो मैं तो 8 बना नहीं सकता, लेकिन जो 8 बना रहे हैं उनको तो रोक सकता हूँ 8 बनाने से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैंने क्या किया, मैंने किसी को 8 नहीं बनाने दिए, मैंने उन सबको तंग करना शुरू कर दिया कि भैया तुम भी 5 बनाओगे, इससे अगली बार स्टैंडर्ड ही हम 5 का सेट कर देंगे। ठीक है ना? तो कहने का मतलब क्या है, इट माइट लीड टू फ्रस्ट्रेशन, इट माइट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग्स द एम्प्लॉइज। हम ये सोच रहे हैं कि वो मोटिवेट करेगा, बट इट माइट लीड टू आर्ग्यूमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ गया पॉइंट? तो क्या क्या बोला हमने? पहला क्या बोला, इट माइट हार्म द हेल्थ ऑफ द वर्कर्स। दूसरा क्या बोला, क्वालिटी खराब हो सकती है। तीसरा क्या बोला, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, मशीन्स का ब्रेकडाउन हो सकता है। एंड चौथा, इट माइट लीड टू आर्ग्यूमेंट्स। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको रीड करते हैं। ठीक है, इसको रीड करना शुरू करते हैं साइड बाय साइड, और वहीं पे मैं आपको 1 मार्कर्स लिखवाऊंगा। तो कम टू पेज नंबर 7, सॉरी पेज नंबर 2.9, 7 टेक्निक। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इस टेक्निक को, बहुत बार आई है। और ये टेक्निक इतनी बड़ी है, आप देख सकते हो इसका कंटेंट कितना बड़ा है, ये 2 टेक्निक्स के बराबर है। तो ये टेक्निक अलग से 3 नंबर में पूछी गई है, कई बार पूछी गई है, तो इसका मतलब 3 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें ना एक कहीं पे भी जहां ये शुरू हुई है वहां लिख लीजिए, नेवर एक्सप्लेन विदाउट एग्जाम्पल। अगर ये टेक्निक आ जाती है तो आपको एग्जाम्पल, इसमें लिखा हुआ है, आपको एग्जाम्पल लिखना ही लिखना है। एग्जाम्पल के बिना इस टेक्निक को मत समझाइएगा। और ये चीज थोड़ी सी नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने यहाँ पे लिखी है। ये नहीं, ये नहीं, अ, ये नोट, ये भी नहीं, रुक जाओ, ये नोट डाउन करिए, ये पी स्विच छोटा सा नोट डाउन कर लीजिए जहाँ पे स्टार्ट हुई है टेक्निक। 2 तरीके होते हैं, एक होता है पी स्विच और एक होता है टाइम वेज, इसमें यहाँ लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। आइए शुरू करते हैं, रीड करना वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए। दिस इज अ मेथड ऑफ वेज पेमेंट suggested by F.W. Taylor in which efficient and inefficient workers are paid at different rates. This is also the definition. लिखिए definition, अगर 1 मार्क में आता है, define differential piece weight system, this is what you have to write. He wanted to reward, he कौन है? Taylor. Taylor wanted to reward the efficient employees, so he introduced different rates of wage payment for those who performed above standard and for those who performed below standard. ठीक है, समझ में आ गया? The efficient workers are paid at higher rates than the inefficient workers. Workers are paid, इस लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, workers are paid on the basis of number of units produced. अंडरलाइन करिए या हाईलाइट करिए, number of units produced. If a worker produces more than the standard units, he is given a higher wage per unit. Due to the different rate for different sets of workers, it is known as differential piece weight system. अब बच्चों आपके यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लीजिए, जो एग्जांपल के राइट साइड में थोड़ी जगह है, वहां पे क्वेश्चन लिखिए। Why is, छोटा छोटा लिखना क्योंकि मैं आंसर भी लिखवा होगा। Why is differential piece weight system? Why is differential piece weight system known, called या known as so? Why is differential piece weight system known as so या called as so? इसका आंसर लिखिए। The differential piece weight system is called, the differential piece weight system is called as so because there are two different wage rates, for two different sets of workers या two classes of workers, because there are two different wage rates for two different classes of workers. Full stop. Higher wage rate for efficient workers, higher wage rate for efficient workers, and lower wage rate for inefficient workers.
1 मार्क का क्वेश्चन है आपका। ओके, अब आइए फिफ्थ बुलेट पे आते हैं। ये जो बॉक्स में मैंने लिखा है, द वेजेस पेड टू अ वर्कर आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज, वेजेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इनटू वेज रेट। आपको भी ऐसे ही बॉक्स में ही लिख के आना है, ठीक है। जो चीज अच्छी होती है, हम दिखाना चाहते हैं अपने एग्जामिनर को, उसको प्रोमिनेंटली वहां दिखाना है, आपको बॉक्स में ही लिख के आना है। एग्जांपल है, एक बार रीड कर लेते हैं। सपोज स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 100 यूनिट्स पर डे, वेज रेट बिलो स्टैंडर्ड इज 2 per unit and above standard is 3 per unit. X produces 80 units, therefore his earnings will be 80 into 2, 160 rupees. Y produces 110 units and his earnings will be 110 into 3, 330 rupees. This gap of 30 units will amount to a loss of 170 rupees to X. According to Taylor, this loss will be the strongest motivator, underline करिए, for X to reach the standard performance next time. Okay? Advantages देखते हैं अब इसके। It eliminates the tendency of the workers to go slow. तो workers का जो होता है ना कि धीरे धीरे काम करेंगे, टालने की कोशिश करते हैं, वो खत्म होती है। Remuneration is directly linked with the performance. Automatically आपका जो output के साथ ही remuneration हो गया, तो automatically जो efficient employees है वो उनको reward मिल जाएगा। It reduces the cost of supervisors as minimum supervision is required. जैसे मैंने कहा कि पहले 100 workers के ऊपर 10 supervisor होते थे उनको supervise करने के लिए, लेकिन जब वर्कर्स खुद ही एफिशिएंट है और टाइम नहीं वेस्ट करते, तो 5 सुपरवाइजर से भी काम हो रहा है। नेक्स्ट, इट रिवॉर्ड्स सुपीरियर परफॉर्मेंस एंड नेक्स्ट इट मोटिवेट्स द वर्कर्स टुवर्ड्स हायर प्रोडक्टिविटी एंड लीड्स टू हायर आउटपुट। ठीक है, ओके। हम सब आप लोगों ने सारे बोल ही दिए थे। डिसएडवांटेजेस पे आते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ वर्कर्स है वो थोड़ी कम हो सकती है जल्दबाजी में। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि detrimental हो सकता है to the long term health and working efficiency of workers. Detrimental मतलब bad. It might be bad for the long term health and working efficiency of the workers because in his anxiety to earn more, he may overstrain and overburden himself, overwork resulting in fatigue and breakdown of the biological system. जल्दबाजी में और स्ट्रेस में और ओवरस्ट्रेनिंग करके हो सकता है उसकी तबीयत और खराब हो जाए। इससे वेस्टेज भी बढ़ सकती है, मशीनरी की और मटेरियल्स की, मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ सकती है, and difference in earnings can also cause dissatisfaction amongst the workers. ठीक है बच्चों, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं, कोई मुश्किल तो नहीं। अब हमारे ना 2 टेक्निक्स बची है, ठीक है, उसमें से हम एक और करेंगे, एक हम अपनी कल करेंगे। तो एक टेक्निक जो हम आज करने जा रहे हैं, इसका नाम है फंक्शनल फोरमैनशिप। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, फंक्शनल फोरमैनशिप। सारा ध्यान यहाँ दीजिएगा, नोट्स को कर दीजिए बंद। बच्चों ये बताओ मेरे को कि फोरमैन कौन से लेवल का होता है? हम सबने फर्स्ट चैप्टर का रखा है और हमने लेवल्स भी पढ़ रखे हैं। तो मुझे ये बताइए फोरमैन किस लेवल पे आता है? बताइए, सोच के बताइए। लोअर लेवल पे आता है, ठीक है। अब देखिए टेलर ने क्या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दी। टेलर ने कहा कि जो फोरमैन है वो वर्कर्स से कनेक्टेड होते डायरेक्टली, उनको वर्कर से काम निकलवाना है। तो फोरमैन जो है ना, उसके अंदर 8 क्वालिटीज होनी चाहिए। किसी भी एक फोरमैन के अंदर 8 क्वालिटीज होनी चाहिए। वो 8 क्वालिटीज उसने गिनवाई कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, जजमेंट, उसको जजमेंट्स लेना आना चाहिए, टैक्टफुल होना चाहिए। टैक्टफुल का क्या मतलब होता है कि मुसीबत से निकलना आना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, वो फास्ट होना चाहिए काम निकलवाना, ये सब चीजें। तो उसने ऐसी 8 क्वालिटीज गिनवाई और उसने अपनी चीज को कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया और कहता कि एक बंदे के अंदर 8 क्वालिटीज नहीं मिल सकती। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। आपके मन में गाली भी आ जाएगी, ये क्या तुमने वो मचा रखी है कि तुम खुद कह रहे हो कि एक बंदे के अंदर 8 क्वालिटीज होनी चाहिए और खुद ही कह रहे हो कि एक बंदे के अंदर 8 क्वालिटीज नहीं हो सकती। तो हम क्या करें? तो अब आप बताइए, अगर आपसे मैं सॉल्यूशन मांगू तो आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होगा? कि मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि एक बंदे के अंदर 8 क्वालिटीज होनी चाहिए और मैं कह रहा हूँ एक बंदे के अंदर 8 क्वालिटीज नहीं हो सकती। तो क्या किया जाए? फोरमैन को क्या मतलब, फोरमैन की पोजीशन का क्या करें? बताओ, सोच के बताओ। अगर मैं आपसे इसका सॉल्यूशन मांगू कि मेरे हिसाब से एक फोरमैन के अंदर 8 क्वालिटीज होनी चाहिए और लेकिन मुझे ये पता है कि एक बंदे के अंदर 8 क्वालिटीज नहीं हो सकती, तो मैं आप मुझे क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड करोगे? बताइए सर की क्वालिटीज के अकॉर्डिंग उनको मतलब कितने लोगों को रखे, मतलब कितने लोगों को रखे? बिल्कुल आपने सही कहा, क्वालिटी से तो 8 लोगों को रखेंगे। अच्छा 8 लोगों को, तो बिल्कुल सही आपने कहा। टेलर ने कहा कि ऐसा करिए, आप 8 फोरमैन अपॉइंट करिए, हर क्वालिटी के हिसाब से अपने एक फोरमैन को अपॉइंट करिए। अब वो 8 के 8 फोरमैन क्या करेंगे? वर्कर्स को काम देंगे। प्लीज डू नॉट लीव द क्लास, अभी मत छोड़िए, 5-7 मिनट की छोटी टेक्निक है, ज्यादा बड़ी नहीं है, जल्दी से करिए। ओके, तो अब देखते हैं बच्चों, इसको डायग्राम से समझाता हूं मैं आपको। यहाँ देखिए,
नोट्स नहीं ओपन करने। ये है हमारी फैक्ट्री मैनेजर, ठीक है, ये है हमारा फैक्ट्री का मैनेजर। इसके नीचे ये तो हमारा वो हो गया, ये तो हमारा मिडिल लेवल हो गया, ठीक है। अब आ जाइए लोअर लेवल, फोरमैन वाले लेवल पे। इसके नीचे उसने कहा हम 8 लोगों को रखिए। तो उसने कहा जब हम 8 लोगों को रख ही रहे हैं ना, तो ऐसा करिए 8 लोगों को 2 ग्रुप्स में डालिए। एक ग्रुप बनाइए प्लानिंग का और एक ग्रुप बनाइए प्रोडक्शन का। तो उसने बोला एक ग्रुप बनाइए प्लानिंग का और उसका एक इंचार्ज भी बनाइए, प्लानिंग इंचार्ज, और एक ग्रुप बनाइए प्रोडक्शन का और इस पे का भी एक इंचार्ज बनाइए, प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्लानिंग इंचार्ज के नीचे 4 लोग, 4 फोरमैन होंगे, 1 2 3 एंड 4। ऐसे ही प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे भी 4 फोरमैन होंगे हमारे, 1 2 3 एंड 4। अब प्लानिंग इंचार्ज के नीचे जो 4 फोरमैन है उनका नाम क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले आइए, सबसे पहले बंदे का नाम है हाँ, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, प्लीज नोट्स नहीं देखने, यही देखिए। दूसरा रूट क्लर्क। तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। एंड चौथा डिसिप्लिनेरियन। इधर आ जाइए, प्रोडक्शन इंचार्ज, डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे 4 लोग कौन है, यहां देखते हैं। इनका नाम है, पहले का नाम है स्पीड बॉस, दूसरे का नाम है रिपेयर बॉस, तीसरे का नाम है गैंग बॉस, चौथे का नाम है इंस्पेक्टर। और इनके नीचे यहाँ पे हमारे हैं बेचारे, यहाँ पे हमारे हैं बेचारे वर्कर्स। ये 8 लोग वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे, ये 8 फोरमैन वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे, ठीक है जी। अब आप ये पहले तो ये समझिएगा कि ये जो हमने बनाए हैं, ये प्रोडक्शन इंचार्ज, ये तो है, ये तो मिडिल लेवल है, फैक्ट्री मैनेजर तो मिडिल लेवल है। ये जो है, ये सारे के सारे लोअर लेवल। लोअर लेवल में भी तो क्लासेस होती है ना, सुपरमैन, सॉरी सुपरवाइजर, फोरमैन, उसके नीचे, तो ये लोअर लेवल। अब अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इससे एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, चलो ये अभी आपने फ्योल के प्रिंसिपल्स नहीं करे तो इसलिए आपको नहीं पता चलेगा, रहने। अब बच्चों इनके काम देखते हैं कि क्या क्या काम है। आपके हिसाब से इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम होएगा, बिना सोचे, बिल्कुल नहीं दिमाग लगाना, नाम से बताइए मुझे, एक लाइन में, एक लाइन में मुझे बताइए नाम से, हिंदी में, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम होगा, बताइए, सोच के बताइए। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का क्या काम होएगा हिंदी में, बिना दिमाग लगाए, बताइए नाम से, सोचो, जल्दी बोलो। क्या हो गया, इंस्ट्रक्शंस देना, खत्म काम। इंस्ट्रक्शंस ड्राफ्ट करना। रूट क्लर्क का क्या नाम होएगा, कोई बता सकता है रूट क्लर्क का क्या नाम होएगा? रूट क्लर्क डायरेक्शंस बताना। किस चीज की डायरेक्शन, किस चीज की डायरेक्शन, कि काम किस तरीके से होएगा, प्रोडक्शन किस तरीके से होएगी, बिल्कुल सही। टाइम क्लर्क का क्या काम होएगा, सोच के बताइए, टाइम क्लर्क का क्या काम हो सकता है? टाइम एंड कॉस्ट सेव करना। टाइम एंड कॉस्ट देखना कि कितना टाइम, और ये प्लानिंग वाले लोग हैं तो ये क्या देखेंगे, कितना टाइम एंड कॉस्ट लगनी चाहिए। डिसिप्लिन का क्या काम होएगा, ओवरऑल डिसिप्लिन देखना। अच्छा, अब आ जाइए प्रोडक्शन वाले लोग हैं, ये एग्जीक्यूशन देखेंगे। तो मेरे को बताइए स्पीड बॉस का क्या काम होएगा, स्पीड बॉस सोच के जल्दी बताओ। काम ये देखना, करवाना। जल्दी नहीं, ये देखना कि टाइमली काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। रिपेयर बॉस का क्या काम होएगा आपके हिसाब से, रिपेयर बॉस का क्या काम होएगा बताइए? काम करते हुए जो मशीन्स खराब हो रही है, रिपेयर्स की जरूरत है, रिपेयर करना। गैंग बॉस का भी बताता हूँ, इंस्पेक्टर का क्या काम होगा, तो चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क, इंस्पेक्शन करनी है। गैंग बॉस का क्या काम होता है कि मशीन्स को रेडी पोजीशन में रखना है कि वर्कर्स आए और काम शुरू कर दे। जैसे हॉस्पिटल्स में क्या होता है कि ऑपरेशन से पहले डॉक्टर थोड़ा ना आके बेचारा, तो ये थोड़ा ना डॉक्टर आता है सारे खुद स्टरलाइज करता है, ये इक्विपमेंट वगैरह नहीं, वो काम कोई और करके रखता है, डॉक्टर आके तो सर्जरी परफॉर्म करता है। वैसे ही वर्कर्स आके टाइम वेस्ट ना करे कि मशीन को रेडी करना है या ये करना है, मशीन रेडी करने का काम किसका होता है, गैंग बॉस का। समझ में आ गया? तो सर ये तो बड़े इजी नाम, तो मतलब काम तो बड़े इजी है, नाम याद हो गए तो काम तो सर 1 मिनट में हो जाएंगे, तो नाम याद मैं करवा देता हूँ। इसका नाम याद करने का तरीका है डर्ट। डी से डिसिप्लिनरियन, आई से अभी कोई नहीं लिखेगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, आर से रूट क्लर्क एंड टी से टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और इसके नाम याद करने का तरीका है ग्रेट सर, ठीक है, या फिर आप सर जी भी लिख सकते हैं, सर जी लिख लो।
एस से स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, रिपेयर बॉस एंड गैंग बॉस। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव क्या था? इस टेक्निक का ऑब्जेक्टिव था, सुनिएगा, टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्लानिंग फंक्शंस एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। समझ में आ गया? क्लियर है? इस टेक्निक को, अगर ये टेक्निक आ जाती है तो बिना डायग्राम के आप बनाओगे ही नहीं। ये टेक्निक आएगी 3 नंबर में, उससे कम नहीं आएगी। तो 3 की आई, 4 की आई, 5 में आई, 6 में आई, बिना इसके डायग्राम के आप इस टेक्निक को नहीं बनाओ। समझ में आ गया? ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इस टेक्निक को रीड करते हैं, क्योंकि इसमें यही है बस। अब मैं ना इसके ये जो फंक्शंस है वो मैं आपको एक अलग से अच्छे से लिखवाऊंगा, लिखे हुए हैं बट मैं आपको एक और जगह पे अच्छे से लिखवाऊंगा। तो आइए सीधा आइए हम इसको रीड करते हैं। Come to page number 2.6. 2.6 पे आइए, लास्ट टेक्निक फॉर टुडे एंड सेकंड लास्ट टेक्निक ऑफ टेलर। कल हम खत्म कर देंगे फंक्शनल। पहले तो ये जो पहली लाइन है ना, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये अभी आपको इसलिए मैं स्किप करा रहा हूँ क्योंकि अभी हमने प्योल नहीं पढ़ा। ठीक है, एक बार प्योल का डिवीजन ऑफ वर्क पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको वापस इस पे लेके आऊंगा। ठीक है, इस पॉइंट को अभी मैं स्किप करा रहा हूँ क्योंकि अभी हमने प्योल के प्रिंसिपल्स नहीं रीड किए थे। सेकंड पे आइए, each worker will have to take orders from 8 foremen in the process of function. तो in the function of production, जब वो प्रोडक्शन होगी तो हर वर्कर को 8 लोगों से ऑर्डर्स लेने हैं। बेसिक एम ऑफ फंक्शनल, इसको ऑब्जेक्ट, इसके लेफ्ट में लिखिए ऑब्जेक्टिव, इसके लेफ्ट में लिखिए ऑब्जेक्टिव। बेसिक एम ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप इज टू सेपरेट प्लानिंग फ्रॉम प्रोडक्शन फंक्शन। अब देखिए, अब जो हमारी अगली 3 बुलेट्स है बच्चों, अगली जो 3 बुलेट्स है वो अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे। चलो, रियली अंडर द फैक्ट्री मैनेजर देयर इज वन प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। बच्चों आप उसको ऐसे लिखोगे, यहां देखिए आपने लिखा अंडर द प्लानिंग मैनेजर देयर इज वन प्लानिंग इंचार्ज एंड प्रोडक्शन इंचार्ज। उसके बाद आप नेक्स्ट लिखोगे देयर फंक्शंस आर एज फॉलोज। देयर फंक्शंस आर एज फॉलोज, ये लिखिए यहां पे, देयर फंक्शंस आर एज फॉलोज। 1 मिनट के लिए जरा आप लिखेंगे देयर फंक्शंस आर एज फॉलोज। देखिए आर एज फॉलोज। आप इसके नीचे ना 10 लाइनें बनाओगे। देखो, सबसे पहले आपने लिखा है यहाँ पे प्लानिंग इंचार्ज, इसके नीचे आप प्लानिंग इंचार्ज के सारे चारों अपने सीक्वेंस में लिखो, डर्ट में लिख लो। पहला डिसिप्लिनेरियन, इसके नेक्स्ट लाइन में लिखिए इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, थर्ड लाइन में लिखिए रूट क्लर्क एंड फोर्थ लाइन में लिखिए टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इनके आगे हम इनके फंक्शंस लिखेंगे एक एक लाइन। और पेपर में भी आपको ऐसे ही लिख के आना है, पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिख के आना, पॉइंट्स फॉर्म में लिख के आना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे, मतलब नेक्स्ट आप नीचे लिखिए आप प्रोडक्शन इंचार्ज, और इसके नीचे भी 4 नाम, 1 2 3 4, स्पीड बॉस, हाँ सर, इंस्पेक्टर, रूट क्लर्क, सॉरी रिपेयर बॉस एंड गैंग बॉस। यहाँ पे स्लैंग भी लिख लीजिए अपने रिमेंबर कर, अपने याद करने के लिए, सर जी, और इसका लिख लीजिए डर्ट। अब इसके आगे आपने लिख लिया, मैं आपको फंक्शंस लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे फंक्शंस लिखने हैं। ठीक है, मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लिखना शुरू करिए। लिख लिया सबने यहाँ तक? चलिए, डिसिप्लिनेरियन का लिखिए। सबसे पहले डिसिप्लिनेरियन का लिखिए फंक्शन, टू एंश्योर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन, टू एंश्योर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का लिखिए, टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स, टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर्स। उसके बाद आप लिखिए रूट क्लर्क का, टू रूट क्लर्क का लिखिए, टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद आप लिखिए टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का,
टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट्स। शीट टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट मतलब ये बताना कि कितना टाइम लगना चाहिए और कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए। टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट। अब आ जाइए प्रोडक्शन वाले चार। सबसे पहले हमने उस पर लिखा है स्पीड बॉस, तो लिखिए टू एंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। टू एंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। उसके बाद इंस्पेक्टर, टू एंश्योर प्रॉपर वर्क, टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ वर्क, टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ वर्क। उसके बाद आ जाइए रिपेयर बॉस, to ensure proper working condition of machines and tools, to ensure proper working conditions of machines and tools. And lastly उसके बाद आ जाइए GAN boss, to ensure to keep machines and tools ready for operation by the workers, to keep machines and tools ready for operation by the workers. चलिए अब अपने नोट्स इस पे आ जाइए। नोट्स में देखो बच्चों, हमने इस पेज पे थर्ड एंड फोर्थ बुलेट की जगह पे आपको ये लिख के आना है। जो इस पेज पे थर्ड एंड फोर्थ बुलेट है उसकी जगह पे आपको ये 8 ऐसे लाइनें इस तरीके से ही लिख के आनी है जैसे मैंने आपको लिखवाई, ठीक है, पॉइंट वाइज। तो हम थर्ड एंड फोर्थ नहीं पढ़ रहे, वो मैंने लिखवा दिया आपको। अब आ जाइए फिफ्थ पॉइंट पे। फोरमैन शुड हैव 8 क्वालिटीज गिनवाई थी उन्होंने, आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी 3 या 4 याद कर देना, आपको सारी याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि इंटेलिजेंट होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए, उसकी टैक्ट होना चाहिए। टैक्ट मतलब किस तरीके से वो मुसीबत से अपने आप को निकाल सकता है, प्रॉब्लम से कैसे निकाल सकता है। जजमेंट लेने आनी चाहिए उसको, स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। ये 8 क्वालिटीज है अगर आप गिनो, लेकिन 8 याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आप 3 या मैक्सिमम 4 याद कर लेना, और अगर 8 हो जाए तो सोने पे सुहागा। ओके, ऑल दीज क्वालिटीज कैन नॉट बी फाउंड इन अ सिंगल फोरमैन, सो ही प्रपोज्ड 8 फोरमैन। बेटा यहाँ लिखिए, जहाँ पे आपका डायग्राम बना हुआ है, नेवर एक्सप्लेन विदाउट डायग्राम। आपको सॉरी आपको स्केल वेल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। आप फ्री हैंड से डायग्राम बना दीजिएगा, आप फ्री हैंड से डायग्राम बना दीजिएगा। ओके, और बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, एक बार यहाँ देखिए, यहाँ पे छोड़ देते हैं इस डायग्राम को, मतलब बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। आपको 0 नंबर मिलेगा अगर आपने डायग्राम गलत बनाया। मैं आपको बताता हूँ कॉमन मिस्टेक्स क्या है। बच्चे ये वर्कर्स तक बनाते ही नहीं है, बस यहीं पे छोड़ देते हैं, पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक, वर्कर्स भी बना देते हैं, ये ज्वाइन करना नहीं दिखाते, ये हवा में लटके पड़े हैं क्या सब, ऐसा कुछ नहीं करना। तो बिल्कुल डायग्राम को सही से बनाना है। और यहाँ पे डायग्राम के ऊपर भी आप अपने ना ये लिख लीजिए, लेफ्ट साइड में स्लैंट डर्ट और राइट साइड में सर्जी। वैसे तो हमने वहां पे भी लिख लिया, बट आप नाम याद करें। लास्ट लाइन पे आ जाइए। Each specialist is to be assigned work according to his or her qualities. For example, those with technical mastery and intelligence may be given planning work. अब उन्होंने बोला जब हम 8 लोगों को रख ही रहे हैं, तो जिनका दिमाग ज्यादा चलता है उनको प्लानिंग का काम दो, और जिनका एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है उनको एग्जीक्यूशन का काम दो। And those with energy and good health may be given execution work. बताइए बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? अब मेरी आज का आप 2-3 बातें सुनिएगा, अभी कोई लीव नहीं करेगा क्लास। सबसे पहला पॉइंट, आज शाम तक ही मुझे चारों टेक्निक्स आपको लिख के भेजनी है। हमने 4 किए, चारों टेक्निक्स याद करके आप लिख के भेजोगे डिटेल में, पहला पॉइंट। दूसरा, कल 2 बजे हमारी क्लास है जिसमें हम अपना नेचर का पेपर डिस्कस करेंगे। मैंने सारे पेपर चेक कर दिए, मैं आज आपको सबको सेंड भी कर दूंगा, आप उसको आप देखना, लेकिन अभी मेरे को मत फोन करना, कल हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने कुछ बच्चों के पेपर के ऊपर स्पेसिफिकली लिखा है प्लीज कॉल टू डिस्कस, क्योंकि मैं उनके पेपर में कुछ ऐसी चीजें जो मैं मतलब सबके साथ डिस्कस नहीं करना, मेरे को उनके साथ ही डिस्कस करनी है। तो जिसके पेपर के ऊपर मैं लिख रहा हूँ प्लीज कॉल टू डिस्कस, वो बच्चे मेरे को कल कॉल करना उस पेपर डिस्कस करने के लिए, ठीक है। और क्लास में जो डिस्कस करेगी कल, तो कल की क्लास मत मिस करना। कल हम प्रेजेंटेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक टेक्निक जो बच गई है वो कंप्लीट करेंगे, एंड उसके बाद हम कल अपना फ्यूल भी स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिए वो आज टेस्ट देंगे मेरे को, जिससे कि कल की क्लास में वो डिस्कशन में बैठ पाए। एंड लास्टली, बहुत बच्चों ने अभी मेरे को वो भी नहीं सेंड किए एमसीक्यूज के मार्क्स असाइनमेंट के, तो आपको पता होना चाहिए मैं ये मार्क्स आपके घर में सेंड होने वाले हैं, जल्दी से आप उसको कंप्लीट करिए चैप्टर नंबर 1 अगर अभी तक नहीं किया, और उसके मार्क्स में मुझे सेंड करिए, अदरवाइज 0 चला जाए।
और ओके बच्चों, ठीक है। तो कल 2 बजे मिलते हैं। कुछ बच्चों की मान्या आप 1 मिनट रुक जाना, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है, वो 10-15 मिनट तक लेट मतलब आ सकते हो, बट उससे ज्यादा लेट नहीं करना। 2:10 2:15 तक मैक्सिमम आ जाएगा, और होमवर्क आज शाम को, ठीक है। ओके बच्चों, ओके बाय बाय। किसी को कुछ पूछना है वो रुक जाइए, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं। मान्या मैंने ना आपको भेजा था कि देखो टाइम तो